सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट सीरीज। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग्स, जो वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल डेटा टाइप्स में से एक है, जो फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक चीज़ स्ट्रिंग से होके गुजरती है जब वो डेटाबेस में स्टोर होती है। तो आज जानेंगे स्ट्रिंग्स के ऊपर, पर उससे पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने जाना था व्हाट इज डेटा टाइप, जो उसके पिछले सेशन में हमने जाना था। तो अगर मैं रिकैप में आपको एक जस्ट हिंदी में थोड़ा सा बता दूं तो डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप वो कौन सी नेचर का डेटा आप अपने वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं वो डिफाइन करता है आपका डेटा टाइप। जैसे कि यहाँ पर दर्शन जो एक बंच ऑफ कैरेक्टर्स है उसको हम लोग ने एफ नेम में स्टोर किया तो वो है स्ट्रिंग फॉर्मेट में। 24 जो एज में स्टोर किया है वो है नंबर फॉर्मेट में। ट्रू जो इस कोडन में स्टोर किया है वो है बुलियन फॉर्मेट में। और जो बंच ऑफ यहाँ पर बंच ऑफ आइटम्स है, या जैसे कि कह सकते हैं टाटा, ऑडी, BMW, ये बंच ऑफ आइटम्स है जिसको हम लोग ने कार में स्टोर किया है, इसलिए इसे कहते हैं हम लोग एरे। ठीक है, ये तो हो गया डेटा टाइप्स का एक एग्जांपल। पर उसके बाद में हमने जाना था डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है प्रिमिटिव्स और सेकंड है नॉन प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स वैल्यू बेस्ड होते हैं, नॉन प्रिमिटिव्स रेफर बेस्ड होते हैं। स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन नंबर, अनडिफाइंड, ये डायरेक्टली वैल्यू बेस्ड होते हैं, मतलब डायरेक्टली वैल्यू दिया और ये सेटिस्फाइड कर जाते हैं। और ऑब्जेक्ट्स, एरे, फंक्शन, जिसको हम लोग फ्यूचर में डेडिकेटेड वीडियो में जानेंगे, पूरा केस स्टडी से पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो है जिससे आपको पता चलेगा कि वो कैसे रेफरेंस बेस में काम करता है। पर यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स आता है स्ट्रिंग का, जिसके लिए हमने इसे डेडिकेटेड वीडियो बनाया, क्योंकि स्ट्रिंग दोनों तरीके से डिफाइंड होता है, वैल्यू बेस्ड यानी प्रिमिटिव्स में भी और रेफरेंस बेस्ड यानी ऑब्जेक्ट बेस्ड में भी। अब ये ऐसा क्यों होता है इसे हम डायरेक्टली जानेंगे प्रैक्टिकल के अंदर जब हमें। पर अभी इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रंट एंड डेवलपर पर्सपेक्टिव में, वो ज़्यादा आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इस वीडियो के कुछ टॉपिक आउटलाइंस। तो सबसे पहला हम जानेंगे कि स्ट्रिंग ड्यूल नेचर का है, यानी दोनों नेचर को सेटिस्फाई करता है, प्रिमिटिव्स के वैल्यू बेस्ड को भी और नॉन प्रिमिटिव्स के ऑब्जेक्ट नेचर को भी। वो कैसे करता है उसे हम श्योरली जानेंगे प्रैक्टिकल में, इसी प्रैक्टिकल में। और ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, ऑब्जेक्ट्स अगर नहीं समझा तो, क्योंकि उस पर एक फ्यूचर में डेडिकेटेड वीडियो आएगा जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा रिगार्डिंग नॉन प्रिमिटिव्स रेफरेंस बेस के ऑब्जेक्ट मॉडल के अंदर। पर यहाँ पर अब तरीके से बस एक समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट एक क्या होता है। ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करता है और उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं और उसके कुछ मेथड्स होते हैं। तो जब स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट मेथड में डिक्लेयर होता है, इसलिए हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि जिसकी भी ऑब्जेक्ट्स के प्रॉपर्टीज होते हैं उसके कुछ मेथड्स भी होते हैं। तो वैसे ही स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके स्ट्रिंग के कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स भी हैं हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन में, जिसे हमें यूज़ करना है उसको और भी बेहतर तरीके से हमारे स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करने के लिए, हमारे स्ट्रिंग्स को अपडेट करने के लिए, एडिट करने के लिए और एक फिल्टर वैल्यू हमारे डेटाबेस में स्टोर करने के लिए। अब स्ट्रिंग मेथड्स का सबसे ज़्यादा यूज होता है बैक एंड में, क्योंकि जब भी नोड.जेएस के थ्रू ऑपरेशंस होते हैं और उस स्ट्रिंग मेथड्स को ऑपरेट करके हम हमारे डेटाबेस में डेटा स्टोर करते हैं उस स्ट्रिंग वैल्यूज़ को। तो यहाँ पर स्ट्रिंग मेथड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ये जो ES6 में अभी नया रिलीज हुआ है, इसके अंदर हम लोग न्यू वे में स्ट्रिंग्स की डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो दिन गया कि जिसमें हम console.log में डबल इन्वर्टेड कॉमा में और बाद में बहुत सारी चीज़ें प्लस या फिर कॉमा, वो सारी चीज़ें जो हमें जब वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करना हो तो उसके लिए यूज़ करते हैं। अभी न्यू वे आया है जिसे हम लोग कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, या फिर कह सकते हैं टेम्पलेट लिटरल्स, जो बैकटिक में होता है। नाम पे मत जाइए, काम बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ज़्यादा कुछ दिक्कत की बात नहीं है। तो ये तीनों टॉपिक इस वीडियो में कवर्ड है, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिए। सबसे ज़्यादा फोकस करूँगा मैं आपको स्ट्रिंग मेथड्स पे, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स है, डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए बहुत ही यूज़फुल है और बैकएंड के लिए भी बहुत ही यूज़फुल है। तो पूरा बने रहिए, देखिए, समझिए, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिए। अब चलते हैं हम डायरेक्टली हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच में। हम ये सारी चीज़ों को जानेंगे प्रैक्टिकली, हमारे VS कोड के अंदर डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड टू प्रैक्टिकल। तो अब हमारे VS कोड के पैनल में आ चुके हैं, जहाँ पे हमें डायरेक्टली से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना है वो सारे स्ट्रिंग्स के जो आउटलाइन में हमने डिफाइन किए थे। पर सबसे पहले यहाँ पर मैंने बेसिक सेटअप में क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया है js-string.js से, जिसके अंदर सारे कोड्स होंगे और ये सारे कोड्स अवेलेबल होंगे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, गिटहब के लिंक में, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप इस कोड को रेफर कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग की डेटा टाइप से। तो नॉर्मल हमने जब पहले सीखा था कि नॉर्मल हम लोग जो स्ट्रिंग डेटा टाइप में जो वैल्यू बेस में, प्रिमिटिव बेस में डिक्लेयर करते हैं, वो नॉर्मल कैसा होता है। नॉर्मल जैसे हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है लेट से, और उसके बाद में हम एक
वैल्यू असाइन करते हैं बंच ऑफ कैरेक्टर्स का, और उसे हम डायरेक्टली प्रिंट करवाते हैं हमारे इसके थ्रू। जब हम उसे प्रिंट कराते हैं तो हमें उसका वैल्यू मिल जाता है जो भी हम लोग ने उसमें प्रिंट किया है। जैसे यहाँ पे मैं दर्शन, जो मैंने यूज़र में डेटा स्टोर किया है, उसका डायरेक्टली मुझे आउटपुट मिल गया दर्शन। पर इसका अगर मुझे टाइप ऑफ जानना है तो वो भी हमें मिल जाएगा। कैसे? जस्ट एक प्रीडिफाइंड फॉर्म को यूज़ करके, एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है, ये भी एक तरह का फंक्शन ही है। कैसे जानना है? तो ये देखो, अगर किसी में भी सर्कुलर ब्रैकेट्स आ गया पैरेंथेसिस वाला तो वो फंक्शन कहलाता है। तो मैं एज अ फंक्शन टाइप ऑफ को मैं डिक्लेयर किया है और उसके अंदर मैंने यूज़र को डाला जो हम लोग ने स्टार्टिंग में सीखा था। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर उसने मेंशन कर दिया स्ट्रिंग, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि इसमें नॉर्मली डिक्लेयर हुआ है, डायरेक्टली वैल्यू असाइंड हुआ है, ठीक है। पर स्ट्रिंग को एक और दूसरे तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, और वो है ऑब्जेक्ट वाला मेथड जो प्रीडिफाइंड है इसके अंदर जावास्क्रिप्ट इंजन में। अब इसी कारण से स्ट्रिंग ड्यूअल नेचर का बन चुका है, क्योंकि उसके अंदर प्रीडिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का एक मेथड है, एक फंक्शन है जो अलग तरीके से स्ट्रिंग को डिफाइन करने में मदद करता है, इसलिए स्ट्रिंग ड्यूअल नेचर का है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो जब स्ट्रिंग ड्यूअल नेचर का है तो उसके अंदर क्या चीज़ें और वो किस तरीके से ऑब्जेक्ट वाला वे में डिफाइंड होता है। तो वो ऑब्जेक्ट वाला मेथड है, समझ लीजिए user2 है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और न्यू, उसके बाद में ये स्ट्रिंग का प्रीडिफाइंड फंक्शन जो कैपिटल S, और उसके बाद में स्ट्रिंग का, और ये हमारा जो फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया पैरेंथेसिस जो होता है, सर्कुलर पैरेंथेसिस, वो डिफाइन करता है आपका फंक्शन को। तो यहाँ पर प्रीडिफाइंड फंक्शन है। अब इसके अंदर मैं वैल्यू असाइन करूँगा, तो इसके अंदर समझ लीजिए मैं वैल्यू असाइन करता हूँ रोहित, ठीक है। अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा आपको, तो अब पता चलेगा कि आपको किस तरीके से वैल्यू दोनों में असाइंड होगी उसी तरीके से, पर जो डेटा टाइप है, जो डिक्लेरेशन मेथड है, जो मेमोरीज में डेटा स्टोर हुआ है, वो फंक्शनिंग, इंटरनल फंक्शनिंग अलग है दोनों का। वो कैसे है उस पर भी एक वीडियो आएगा, कैसे प्रिमिटिव्स और नॉन प्रिमिटिव्स मेमोरी में कैसे काम करते हैं, उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा फ्यूचर में। तो सबसे पहले इसे प्रिंट कराते हैं user2 को, और उसके बाद में हम इसका टाइप ऑफ भी जानेंगे। तो टाइप ऑफ इसका जानेंगे user2 का, तो आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये डिक्लेयर हुआ है। और ये तो हम लोग ने जाना कि न्यू स्ट्रिंग करके हम लोग ने ऑब्जेक्ट मेथड में डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि स्ट्रिंग रोहित है और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ये जो टाइप ऑफ आया है वो आया ऑब्जेक्ट। अब ये क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि ऑब्जेक्ट है क्या है। तो ऑब्जेक्ट एक तरीके से सिंपल समझ लीजिए, कोई भी तरह का वस्तु है, थिंग है, या फिर कोई भी तरह का एक चीज़ है। और हर एक जो चीज़ होती है तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो सेम वैसे ही हमारे जावास्क्रिप्ट में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, एक पर्सन है तो उसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होंगे, उसका नाम, वो कहाँ रहता है, वो कहाँ पे काम करता है, उसकी क्या एजुकेशन है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गए उस इंसान के। तो वैसे ही हर एक ऑब्जेक्ट का जो भी हम लोग जावास्क्रिप्ट इंजन में बनाते हैं उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं और उसके कुछ मेथड्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं। तो उसी वे में जब स्ट्रिंग हमारा ऑब्जेक्ट वे में डिक्लेयर होता है तो उसके कुछ प्रीडिफाइंड मेथड्स है, कुछ प्रीडिफाइंड प्रॉपर्टीज़ है जो हमें से यूज़ करना होता है, समझ रहे हो। तो वो मेथड्स को जानेंगे इस स्ट्रिंग के अंदर। अब स्ट्रिंग के कुछ भी ऑब्जेक्ट मेथड्स है बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं बैकएंड में डेटाबेस ऑपरेशंस के पहले, और फ्रंट एंड में भी यूज़ होते हैं फॉर्म्स के अंदर। जब भी जो भी हम डेटा फॉर्म से लेते हैं उनको स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस के थ्रू उनको एक ट्रिम करते हैं, उन्हें थोड़ा सा अपने कस्टमाइज वे में स्टोर करते हैं और उसके बाद में उसे बैकएंड में ट्रैवर्स करवाते हैं। तो इसलिए स्ट्रिंग मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले कुछ नॉर्मल से वेरिएबल्स डिक्लेयर कर देता हूँ वैल्यू के साथ में, जिससे आपको जब मैं उसके साथ में जब मेथड्स अप्लाई करूँगा तो आपको ज़्यादा क्लियर बैठेगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया एक नेम, ये नॉर्मल वे में डिक्लेयर कर रहा हूँ मैं, दर्शन आईफोन गुजराती, ये एक नॉर्मल है। फिर दूसरा एक है URL, ये रियल वे एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिससे आपको जब स्ट्रिंग के मेथड्स को जब अप्लाई करोगे तो आपको रियल वे में समझेगा कि ये ऐसा मेथड कहाँ पे क्यों यूज्ड हुआ है। test.com/version mod 20, ये सब डमी डिटेल्स है, मैं जस्ट आपको ऐसा दिखा रहा हूँ कि जब इसका रियल वे एप्लीकेशन में आपको जब समझेगा
तो उसके वे आपको उससे वे ये एक डमी डिटेल्स है जिसके अंदर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मैं डमी डिटेल्स का एक पूरा बंच बना के रख रहा हूँ। तो मैं इसमें मेथड्स में काम करूँगा तो आपको रियल वे में पता चलेगा कि कैसे कैसे ये काम हो रहा है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस ये इसको समझ लीजिए कि किस तरीके से कौन से मेथड्स कहाँ पे अप्लाइड हो सकते हैं और कहाँ पे आपका ब्रेन उसके लिए एक्टिव हो सकता है। दिस इज माय फर्स्ट मैसेज थ्रू स्ट्रीम, ठीक है। तो ये हो गया मैसेज का। अब ये जैसे कि ऑब्जेक्ट मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक तरह का कुछ भी वस्तु है जिसके अपने प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसके अपने मेथड्स होते हैं। अब जब भी हम किसी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं तो हम उसे डॉट से एक्सेस करते हैं। ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस मत करिए, नहीं भी समझा थोड़ा बहुत हल्का हल्का भी समझा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट्स पे डेडिकेटेड वीडियो आएगा जो आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करेगा, ठीक है। अभी अंत के लिए स्ट्रिंग के पैरामीटर में सोचिए कि स्ट्रिंग के मेथड्स को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो जब भी हमें स्ट्रिंग के मेथड्स को यूज़ करना होता है तो उसको डॉट से कर सकते हैं। तो ये मेरा है नेम, जो मेरा आप लोग ने यहाँ पर डिक्लेयर किया है एक वेरिएबल में। तो मुझे जब नेम के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, जो मेरे स्ट्रिंग के प्रॉपर्टीज़ को मुझे जब यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, डॉट यूज़ करूँगा। अब जैसे ही डॉट डालेंगे आप तो ये जितने भी प्रॉपर्टीज़ है ना वो सारे यहाँ पर दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ लेंथ के लिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो नॉर्मली डिक्लेयर किया उसके लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर किया उसी के लिए काम करेगा, ऐसा नहीं है। ये सारे स्ट्रिंग्स के लिए एक जैसा काम करता है, ठीक है। तो ये है सबसे पहला मेथड नेम डॉट लेंथ। अब ये क्या करेगा, ये जितना भी आपका जो लेंथ है इसके अंदर उसको डिफाइन करके देगा, आपको बताएगा कि आपकी इसमें जो टोटल स्ट्रिंग के अंदर जो कितने कैरेक्टर्स है, कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें। तो एक बार इसको व्यू करते हैं हमारे इसमें। तो यहाँ पर देखेंगे 15 इसने रिट्रीव करके दिया, मतलब इसके अंदर जो डेटा है 15 लेंथ का है। ये है सबसे फर्स्ट वाला, ठीक है। तो सबसे पहला अभी जो मैं जानना चाहता हूँ एक और मेथड है जो बहुत ही क्रूशियल है, वो है कैर एट। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोटिस कीजिए कि ये जो स्ट्रिंग है उसके अंदर एक अपना हर एक लेटर का एक अपना पोजीशन है। तो हर एक लेटर एक पोजीशन को डिफाइन करता है। तो कैरेट क्या करता है, अगर कैरेट के अंदर आप जो भी पोजीशन से कोई पर्टिकुलर लेटर को फैच करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे फैच करके देगा। जैसे मैं चाहता हूँ कि कैरेट में यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पर स्टार्ट कीजिए हमेशा 0 से, ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5, यानी उसको ए लेटर को फैच करके आपको देना है, तब जाके आपको आपका जो कैर एट पोजीशन का इंडेक्स वैल्यू से आपने डिफाइन किया। तो आप 5th पोजीशन का जो लेटर है आप उसको फैच करना चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर देखेंगे आउटपुट में ए आ चुका है, तो उसने कैर एट यानी 5th पोजीशन पे जो लेटर है उसको फैच करके दिया आपके स्ट्रिंग में से, ठीक है। फिर उसके बाद में एक हमारा आता है, ये तो हो गया इसके लिए एट के लिए, पर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, ये नेगेटिव वैल्यूज़ को नहीं लेता है। जैसे अगर आपने लिया -5, ठीक है, तो फिर क्या, तो फिर कुछ नहीं, वो कुछ भी नहीं रिटर्न करेगा, वो जस्ट पूरा का एम्प्टी वैल्यू ही रिटर्न करेगा, ठीक है। वो पूरा एज एन नल कर देगा उसको। तो यहाँ पर जो एक ड्रॉबैक था उसको अभी एक्मा स्क्रिप्ट में 6 वाले इसमें कैप्चर किया और उसको कवर किया। अब यहाँ पर ऐट के अंदर क्या करता है, ऐट के अंदर सेम वही काम करेगा, पोजीशन का इंडेक्स वैल्यू निकाल के देगा पर नेगेटिव वैल्यू के साथ भी, क्योंकि कैर एट पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ही काम करता है, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए काम नहीं करता है। तो अगर मैं यहाँ पर डालूँ -2 तो इसका वैल्यू कुछ इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो इसका वैल्यू आया टी यानी उसने बैकएंड से स्टार्ट किया, -1 -2 यानी टी, तो इसीलिए -2 का वैल्यू आया है टी। तो ध्यान रखिए ओनली पॉजिटिव वैल्यूज फॉर कैरेट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के वैल्यूज़ यहाँ पे अलाउड है, किसमें, ऐट में, जो उसका न्यू वर्जन है जो अभी ES6 से 2022 वाले वर्जन में आया था। उसके बाद में तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट वाला एक है, मैं कवर करते जाता हूँ डायरेक्टली। उसके बाद में आता है इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ क्या बोलता है, इंडेक्स ऑफ ये बोलता है, मतलब आप ये उसको पूछना चाहते हैं या फिर इसको मांगते हैं कि मैं जो लेटर दे रहा हूँ उसका इंडेक्स पोजीशन क्या है वो आप मुझे बताइए। तो मैं अगर चाहता हूँ कि आर का क्या इंडेक्स पोजीशन है
तो मैं यहाँ पर आर डिक्लेयर करूँगा, पर आर मैं डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं करूँगा। जैसे स्ट्रिंग हम डिक्लेयर करते हैं इसके अंदर, तो वैसे ही हमें इंडेक्स के अंदर उसे कैरेक्टर्स को, लेटर को डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डिक्लेयर करना है। तो मैं अगर चेक करूँगा तो यहाँ पे आर का वैल्यू आ गया है 2, ठीक है। उसके बाद में अभी आता है एक और इम्पॉर्टेंट वाला, मैं अभी लगातार डायरेक्टली फटफट करते जाता हूँ। उसके बाद में है हमारा एक और, उसे हम लोग कहते हैं सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है? सब स्ट्रिंग आपके स्ट्रिंग को दो वे में डिफाइन करने के लिए या फिर दो अलग वे में बांटने का काम करता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारा जो इंडेक्स है, अब मैं चाहता हूँ कि गुजराती अलग प्रिंट हो और दर्शन अलग प्रिंट हो, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग को मैं बांटने का काम करना चाहता हूँ। तो बांटूंगा कैसे? बांटूंगा मैं उसके इंडेक्स पोजीशन डिफाइन करके, ठीक है। तो सब स्ट्रिंग इस तरीके से, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो अंडरस्कोर की बात है गुजराती अलग हो जाए। तो कैसे होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 पोजीशन के बाद से, यानी 8 पोजीशन से, क्योंकि गुजराती जी 8 पोजीशन पे है, तो मैं 8 पोजीशन से डिफाइन करूँगा यहाँ पर कि वो अलग हो जाए, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट चेक करते हैं। देखिए, तो यहाँ पर देखिए गुजराती के बाद जो 8 पोजीशन से जो जी था वहाँ से लेके पूरा लास्ट तक उसने एक अलग स्ट्रिंग फॉर्मेट में स्टोर कर दिया है, उसे अलग कर दिया, ठीक है। तो ये था सब स्ट्रिंग। फिर एक और है और वो है रिप्लेस। रिप्लेस क्या काम करता है? अब यहाँ पर एक रियल वे में आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे रिप्लेस कहाँ पर यूज़ होता है। तो सबसे ज़्यादा रिप्लेस का यूज होता है यूआरएल्स के अंदर। जब भी हमारे कोई वेबसाइट का जो टाइटल होता है, हम उसे जब कस्टमाइजली उसको यूआरएल में कन्वर्ट करते हैं, तो अगर उसमें कोई एम्प्टी स्पेस होता है तो वो mod20 वे में अपने आप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम उसे हाइफन से रिप्लेस करवाते हैं। तो वो कैसे करते हैं अभी आपको समझेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले डिक्लेयर करूँगा कि मैं यूआरएल के पैरामीटर को एक्सेस करना चाहता हूँ, यूआरएल के मेथड को एक्सेस करना चाहता हूँ। रिप्लेस में सबसे पहला, अगर आपको पैरामीटर समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा पैरामीटर कहाँ दूँ, तो सिंपल सा है, आपको बस यहाँ पर एक रिप्लेस के बाद में अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे VS कोड आपको सजेशन देना स्टार्ट करेगा। तो सबसे पहला है सर्च वैल्यू और दूसरा है रिप्लेस वैल्यू। तो मैं क्या रिप्लेस करना चाहता हूँ? तो मैं यहाँ पे mod20 को रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो mod20, तो इसलिए मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सबसे पहले डालूंगा mod20, ठीक है। अब मैं उसको किससे रिप्लेस करना चाहता हूँ? तो मैं उसे हाइफन से रिप्लेस करना चाहता हूँ। तो अगर मैं हाइफन से रिप्लेस कर रहा हूँ तो उसका यूआरएल कुछ फॉर्मेट इस तरीके का, देखिए यहाँ पर आउटपुट में आया है हाइफन गुजराती, मतलब उसने mod20 को रिप्लेस कर दिया हाइफन गुजराती हाइफन से। तो इसीलिए दोनों के बीच में अब स्पेस नहीं, हाइफन आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में एक और है, वो है स्प्लिट वाला। यानी हम क्या करते हैं, अभी मैं इसको दूसरे वाले इस पे करता हूँ, मैसेज वाले पे करता हूँ, ठीक है। अब ये आ गया स्प्लिट के लिए, डॉट स्प्लिट। स्प्लिट में हम क्या करते हैं, स्प्लिट भी थोड़ा सा वैसे ही काम करता है इंडेक्स वैल्यू में, पर इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा जो वैल्यू होता है, ये जो वैल्यू, उसको हर एक को एक एरे फॉर्मेट में डिसइंटीग्रेट कर देते हैं। एग्जाम्पल इसको देखते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर देखा कि इसके अंदर स्पेसेस के अंदर है और स्पेसेस से मैं इसको एरे फॉर्मेट में डिसइंटीग्रेट कर सकता हूँ। अब स्प्लिट का यूज़ क्या है, मतलब अगर आपको समझना हो तो यही वही वाला जैसा मैंने टाइटल के लिए बताया कि समझ लीजिए किसी वेब पेज का टाइटल है कोई भी एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हम उसे फैच करेंगे। उसके बाद में फैच करने के बाद में हम उसे एरे फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, क्योंकि स्प्लिट जो जनरेट करता है ना, वो एरे फॉर्मेट में जनरेट करता है। कैसे करता है एग्जाम्पल अभी देख ही लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक देख लिया कि मैं गैप है, तो मैं गैप बेसिस में इनको स्प्लिट करना चाहता हूँ। तो मैंने एम्प्टी स्पेस दिया, स्प्लिट किया, अभी सेव किया, आपको यहाँ पर आउटपुट दिखेगा। ओके, तो आउटपुट आया है एरर में, तो लेट्स सॉल्व इट, ठीक है। मैसेज, तो मेरा मैसेज का ये रॉन्ग हुआ, ओके। तो मुझे यहाँ पे यूआर नेम गलत दिया मैं, ओके, वेरिएबल नेम गलत था, तो लेट्स चेक अगेन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने करेक्ट किया। अब उसके बाद में यहाँ पर आता है इंपॉर्टेंट कि मैंने जो स्प्लिट करने के बाद में जो वैल्यू जनरेट हुए हमारे, वो जनरेट हुए एरे फॉर्मेट में। और जैसा कि मैंने इधर मेंशन किया था कि स्पेसेस से मैंने उसे डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज माय फर्स्ट मैसेज थ्रू स्ट्रिंग, ये एक एरे फॉर्मेट में जनरेट हो गया, ठीक है। एरे फॉर्मेट में नहीं समझ रहा है तो
कोई बात नहीं, आगे आने ही वाला है। पर अभी ऐसे समझ लीजिए कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी डेटा आता है सिंपल सा समझ लीजिए वो एरे फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एरे फॉर्मेट में डेटा स्टोर कर लिया और हमें स्प्लिट हमेशा एरे ही वाला वैल्यू ही देता है। पर इसी का एक दूसरा जो कजिन ब्रदर फॉर्मेट में मेथड है वो है जॉइन, और इसका इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये है कि ये तो आउटपुट आपको एरे फॉर्मेट में जनरेट करेगा, पर जो जॉइन है उसका इनपुट हमेशा आपको एरे ही देना होगा। इसके लिए स्प्लिट के बाद हम लोग जॉइन फंक्शन का, जॉइन मेथड का यूज़ करते हैं। तो वो कैसा होता है एग्जांपल से, सबसे पहले मैं इसे एक टेम्प वेरिएबल में इसका डेटा स्टोर करूँगा, नहीं तो क्योंकि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो रहा है जो मैं आपको बाद में लास्ट में बताता हूँ कि वो क्या हो रहा है, जिसके कारण से आपको ऐसा लग रहा है कि ये उसी में स्ट्रिंग में चेंजेस है, पर उसी स्ट्रिंग में चेंजेस नहीं है, उसके कॉपी ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू में चेंजेस है। ये थोड़ा सा ऊपर से जाएगा पर कोई बात नहीं, अभी हाल के लिए बस इतना समझिए कि स्प्लिट के वैल्यू को मैंने टेम्प में स्टोर किया। अब इस पर मैं जॉइन वाला जो ऑपरेशन है वो करूँगा। ये हम लोग ने डिसइंटीग्रेट किया, अब यहाँ पर आता है जॉइन, ठीक है जॉइन। अभी जॉइन के अंदर मैं क्या करूँगा, जॉइन के अंदर मैं यहाँ पर इसको मैं मैसेज पे काम नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके टेम्प पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि टेम्प वेरिएबल के वैल्यू को मुझे इंटीग्रेट करना है, उनको वापस से इकट्ठा करना है। पर इकट्ठा मुझे कैसे करना है, मुझे उसको यूआरएल फॉर्मेट में करना है, और यूआरएल में स्पेस नहीं होता है, उसमें होता है हाइफन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगर आपको प्रिंट करा के दिखाऊँ कि जॉइन का वैल्यू क्या आएगा, तो जॉइन का वैल्यू कुछ इस तरह का आएगा। देखिए उसने जो भी एरे वैल्यू उसको उनको इंटीग्रेट किया, और जो मैंने यहाँ पर कंडीशन दिया, मैंने यहाँ पर कंडीशन हाइफन का दिया था, अगर मैं यहाँ पर कंडीशन स्टार का देता ना तो वो स्टार फॉर्मेट में ही लेता। अब उसका भी एग्जांपल देख ही लेते हैं। देखिए उसने स्पेसेस के बीच में स्टार डाल दिया क्योंकि मैंने उसको इंटीग्रेट के बीच में डाला था स्टार। पर एज मैंने एप्लीकेशन बेस में आपको बताने की कोशिश किया है, तो एप्लीकेशन बेस में हम लोग यूआरएल में स्पेस नहीं डालते, हम लोग उसमें हाइफन डालते। इसलिए मैंने यहाँ पर हाइफन डाल के आपको बताया कि सबसे पहले किसी भी टाइटल के वैल्यू को फैच करते हैं, स्प्लिट से उसे एरे में डिसइंटीग्रेट करते हैं, और उसके बाद में जॉइन करते हैं उसको एज एन हाइफन फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट दूसरा वाला आता है जो और भी ज़्यादा क्रूशियल है, वो है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, समझ लीजिए आपके फॉर्म से आपने जो भी डेटा फैच किया है, किसी यूज़र ने गलती से या फिर जानबूझ के टेस्टिंग फॉर्मेट के लिए उसने स्टार्टिंग में और एंडिंग में बहुत सारा स्पेसेस यूज़ किया, ठीक है। अब ये एम्प्टी स्पेसेस आपके डेटाबेस में भी स्टोर होंगे और जिससे एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम होगा। तो ऐसे स्पेसेस को हम कैसे रिमूव करते, ट्रिम की मदद से रिमूव करते। तो अगर आपको देखना हो इसको सिंपल सा वे में देखिए, तो हमको क्या करना है, आपको सिर्फ ट्रिम का फंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। ट्रिम का एक मेथड यूज़ करना है, प्रीडिफाइंड मेथड। तो जब मैं ट्रिम का, और यहाँ पर मैं नेम कर दूंगा क्योंकि मैं काम करना चाहता हूँ इसके ऊपर नेम पर, इसलिए मैंने यहाँ पर नेम डिक्लेयर किया। यहाँ पर हम लोग टेम्प पे काम कर रहे थे इसलिए टेम्प डिक्लेयर किया था, पर यहाँ पे मैं नेम के अंदर जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है स्टार्टिंग में और एंडिंग में उसको मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो इसलिए ट्रिम डाला, ठीक है। तो ये भी ट्रिम डाला, तो लेट्स चेक कैसा करता है। तो देखेंगे यहाँ पर उसने स्टार्टिंग के और एंडिंग के स्पेसेस को रिमूव कर दिया। अगर आपको इसमें डिफरेंस नहीं समझा अभी भी, तो एक बार इसको डिफरेंस को कैसे चेक करेंगे, तो डिफरेंस को हम लोग चेक करेंगे यहाँ पर नेम को प्रिंट करके, ठीक है। तो आपको अपने आप पता चलेगा कि डिफरेंस क्या आया है, ठीक है। तो यहाँ पर चेक कीजिए, एक यहाँ पर मैं डाल देता हूँ बीच में स्पेसेस \n न्यू लाइन, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है और यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, पर उसको हम लोग ने रिमूव कर दिया ट्रिम के अंदर, जिसके कारण से इसके अंदर आपको कोई स्पेस नहीं नज़र आएगा, वो जस्ट वहाँ का कंसोल का स्पेस है, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रिम। उसके बाद में हमारा आता है अपर केस, मतलब जब भी हमें कोई डेटा को अपर केस में, जो भी हमारा स्ट्रिंग डेटा है वो अगर अनइवन में है, हमें डायरेक्टली उसे सिर्फ अपर केस में स्टोर करना है, यानी सारे कैपिटल लेटर्स में, तो वो भी हम इसमें कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, और देखिए नेम को मैं चाहता हूँ अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, तो .2 अपर
अभी आपको लग रहा रहेगा कि मुझे ये सारी चीज़ें याद है, एट दी एंड याद नहीं है, पर जो भी क्रूशियल वाला जो मेरा अभी दिमाग में आ रहा है, जो मैंने अभी अपने नोट्स में बना के रखा है, उसी को मैं आपके साथ में शेयर करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे स्पेस रखा था, तो अभी मैं इसको स्पेस को रिमूव करता हूँ तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी चीज़ें हैं दर्शन गुजराती के जो भी सारे लेटर्स हैं वो सारे केस कैपिटल में आ चुके हैं। ठीक है, अभी ये था टू अपर केस, वैसे ही टू लोअर केस भी है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है इंक्लूड वाला। इंक्लूड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो हमारा वैल्यू है, ठीक है, जो वाला वैल्यू है वो हमारे स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैं इंक्लूड से चेक करता हूँ। इंक्लूड्स, अब मैं इंक्लूड्स ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ एक लेटर ही दूंगा, मैं बंच ऑफ लेटर्स भी दे सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे चेक करना है ये मैसेज के अंदर कि फर्स्ट है या नहीं, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रिंग का जो वेरिएबल है उसे चेंज करता हूँ, क्योंकि मुझे मैसेज पे काम करना है। तो मैसेज डॉट इंक्लूड, इसके अंदर मुझे चेक करना है कि फर्स्ट है या नहीं। अब इसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा आउटपुट आपको बुलियन वे में देगा, ट्रू यानी ट्रू या तो फॉल्स में। अगर फर्स्ट एग्जिस्ट करता है तो ट्रू देगा, नहीं एग्जिस्ट करता है तो फॉल्स है। तो यहाँ पर उसने वैल्यू दिया है ट्रू, मतलब फर्स्ट एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट में कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा डाल दूँ तो लेट्स चेक फॉल्स, क्योंकि फर्स्ट 33 ऐसा कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर, इसलिए उसने उसको फॉल्स दिया। ठीक है, इसके बाद जो हमारा एक और क्रूशियल मेथड बचता है वो है स्लाइस। ठीक है, तो वो कैसे काम करता है उसको एक बार देख लेते हैं। तो स्लाइस भी सबस्ट्रिंग जैसा ही काम करता है। अगर मैं आपको बताऊँ तो सबस्ट्रिंग जैसा ही काम करता है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा रहेगा जितने सारे मेथड्स हैं जो प्रीडिफाइंड होते हैं। तो मैं स्लाइस भी सेम सबस्ट्रिंग जैसा काम करता है, पर ये एक ECMAScript ES6 का न्यू वर्जन है जो मैंने ऐड के लिए भी आपको कहा था, जो 2020 में रिलीज हुआ था। उसके अंदर भी सेम वही सीन है। इसके अंदर भी आप नेगेटिव वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। सबस्ट्रिंग में आप नेगेटिव वैल्यूज़ को असाइन नहीं कर सकते, स्लाइस में नेगेटिव वैल्यूज़ को असाइन करते हैं और उसका फंक्शनिंग थोड़ा सा अलग वे में काम करता है। नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव के लिए सेम जैसा सबस्ट्रिंग करता है। एक बार टेस्ट कर ही लेते हैं। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ स्लाइस को, मैसेज के अंदर मैं स्लाइस करना चाहता हूँ, कहाँ से समझ लीजिए फर्स्ट से मैं अलग प्रिंट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 से मैं चाहता हूँ कि वो अलग से ही प्रिंट हो, पूरा अलग सबस्ट्रिंग, मतलब वो अलग फॉर्म क्रिएट हो जाए। ठीक है, तो मैं स्लाइस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट मैसेज थ्रू स्ट्रिंग वो उसने उसको कट कर दिया और रेस्ट मैसेज को ही प्रिंट किया। पर अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू डालूँ, तो नेगेटिव वैल्यू कहाँ से होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए इसका क्या वैल्यू रहेगा। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि सिंगल इनपुट ही, आपको उसमें 2 इनपुट भी दे सकते हैं। यहाँ पर दूसरे इसमें आप डिफाइन करेंगे कि कौन से वैल्यू से कौन से वैल्यू तक जाना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ माइनस, अगर मैं चाहता हूँ कि 11 से ये जाए और 11 से ये जाए 19 तक, ठीक है, तो यहाँ पर 19 तक जो उसका वैल्यू जनरेट होता है वो फर्स्ट में जनरेट होता है, यानी 11 12 13 14 15 16 17 और 18 19, मतलब ME। अभी 19 के अंदर आप यहाँ पे देखेंगे कि 19 एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। 11 इंक्लूसिव है, 11 का पोजीशन का जो कैरेक्टर है वो फैच होगा, पर 19 के पोजीशन का कैरेक्टर फैच नहीं होगा क्योंकि उसको एक्सक्लूड कर दिया है इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ME तक मिलेगा। अब इसके बाद में हम एक लास्ट टेस्ट करते हैं इसका नेगेटिव्स के साथ में। माइनस, समझ लीजिए इसको 5 लेते हैं। ठीक है, तो -5 का हमारा क्या आउटपुट आता है, एक इंटरेस्टिंग आउटपुट होगा। तो उसने दिया ट्रिंग। अब ये क्यों दिया, -5 का जैसा कि मैंने बताया नेगेटिव से पीछे से स्टार्ट होता है, तो इसलिए -1 -2 -3 -4 -5। तो -5 के बाद में जितने भी वैल्यूज़ है यहाँ पे ट्रिंग, वो सारे के सारे एज एन आउटपुट में आ गए। ठीक है, तो ये था हमारे कुछ क्रूशियल्स मेथड्स जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और आपको आने ही चाहिए। आई रिपीट, आने ही चाहिए, बैकएंड के लिए बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि ये सारे स्ट्रिंग्स के मेथड्स को हम लोग अप्लाई करते हैं बैकएंड के लॉजिक में भी, जिससे हमारे डेटाबेस में एक वैलिड डेटा स्टोर हो, और फ्रंट एंड के अंदर हमारे वैलिडेशंस के लिए, क्योंकि हमारे पास में जो फॉर्म से डेटा आते हैं वो कुछ इनवैलिड फॉर्मेट में होते हैं, जिन्हें हमें स्ट्रिंग मेथड्स अप्लाई करना होता है
जिससे हमारा डेटा वैलिड फॉर्मेट में स्टोर हो या फिर बैकएंड में ट्रावर्स हो। सो आई रिपीट एंड रिक्वेस्ट कि इस मेथड्स को बहुत ही ध्यान से समझिए, और जो कुछ भी रिमेनिंग मेथड्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कुछ क्रूशल्स को ही किया है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि मैंने 100 में से 60% कर दिया है कैप्चर, जो भी हम लोग यूज़ करते हैं डेली कोडिंग लाइफ में। पर नॉर्मल अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने और है, तो आपको सिंपल गूगल पे जाना है, इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाना है, और आपको जस्ट अपने कंसोल लेआउट में जाके चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर मैं यूज़र एक स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर यहाँ पे कर दिया। अब अगर मुझे यूज़र डॉट, तो यहाँ पर देखेंगे ये जितने भी सारे हैं, ये सारे के सारे स्ट्रिंग्स के प्रीडिफाइंड मेथड्स है जो हमारे जावास्क्रिप्ट इंजन में डिफाइंड हो चुके हैं। तो आप इन सारों पर आप अपना रिसर्च आउट करिए, अपने चीज़ें इस पर मेथड आउट करिए, रिसर्च करिए। और अगर आपको कुछ भी तरह का डाउट आता है तो ये वाला एक डॉक्यूमेंटेशन है जिसको आपको रेफ़र करना है स्ट्रिंग्स का। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जो आपको रेफ़र करना है, और इसको मैं हमारे कोडिंग वाले पेज में भी डाल दूंगा इसको डॉक्यूमेंटेशन के लिए। स्ट्रिंग MDN डॉक्यूमेंटेशन लिंक, ठीक है। तो आप इसको रेफ़र करिए। इसके अंदर आपको सारे के सारे जो भी मेथड्स है उनका सारा डिटेल वे में आपको मिल जाएगा, पर आपको उस पर करना ही है। हार्डली आपको 15 to 20 मिनट्स लगेगा इन सारे ऑपरेशन को समझने के लिए, जो बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। अपने तौर पे तरीके से इस पर अप्लाई कीजिए। उसके बाद में हमारा आता है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जिसे हम लोग कहते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ये एक न्यू वे है स्ट्रिंग्स के अंदर, जो भी कंसोल डेटा में जो भी डेटा हम लोग देना चाहते हैं उसको एक न्यू वे से डिक्लेरेशन मेथड है। अब इसका एक नॉर्मल पहले एक एग्जांपल समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों आई थी। तो इसकी ज़रूरत इसलिए आई थी, एग्जाम्पल देखते। दर्शन, अभी दर्शन को मैं एज अ प्रिंट करना चाहता हूँ कि मेरा नाम किसी वेरिएबल से फैच हो गया है, तो मैं दर्शन नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर स्पेस दूंगा, प्लस ऐड करूँगा। उसके बाद में यहाँ पर मैं अपना जो वेरिएबल है, जो मैंने नाम डिक्लेयर किया है वेरिएबल, उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा, जो हम लोग ने यहाँ पर किया यूज़र डिक्लेयर किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़र को कॉल करूँगा, फिर उसके बाद में वापस से एडजॉइन करूँगा उसको प्लस से। यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है, हाई स्पेस मेरा वैल्यू का नाम आएगा। उसके बाद में वापस से ईयर, फिर उसके बाद में वेलकम यू टू CS टेक ट्यूब चैनल, ठीक है। ये मेरा एक वेलकम मैसेज है इनके लिए। पर अब मैं इसके अंदर चाहता हूँ कि इसके अंदर जो वेलकम है वो \n, मतलब वो न्यू लाइन से जनरेट हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये कितना गंदा लग रहा है, या फिर कह सकते हैं एक रियल वे में हमको पता नहीं चल रहा है कि आपका आउटपुट किस तरीके का जनरेट होगा, ठीक है। तो ये एक गैप था जो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में कैप्चर्ड हुआ है या फिर कवर्ड हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हाय, यहाँ पे यूज़र में उसने दर्शन प्रिंट किया, वेलकम यू टू CS टेक ट्यूब चैनल, जो हम लोग ने यहाँ पे ये \n डाला था, जिसका हम लोग कहते हैं एस्केप नोटेशन, ठीक है। तो एस्केप नोटेशन को हम लोग ने यहाँ पे डिफाइंड किया था। अभी एस्केप नोटेशन क्या है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ प्रीडिफाइंड कैरेक्टर्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। अगर जैसे आपको समझ लीजिए, इसके अंदर बीच में वेलकम के बीच में यहाँ पर मुझे एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज़ करना है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा करेंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, वो ब्रेक कर लेगा। तो हम कैसे करते हैं, बैक और ये, और उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि ऐसा है। तो अभी इसका इनपुट देखिए, इसका आउटपुट आपको कुछ अलग वे में मिलेगा। मतलब इसके अंदर वो हम उसको पहले ही आगाह कर रहे हैं कि ये नॉर्मल इन्वर्टेड कॉमा है, कोई वहाँ पे स्ट्रिंग का कोई भी वैल्यू ख़त्म नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे वेलकम्स के मैसेज में एक ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा है, इसलिए उसको \n से रिप्रेजेंट किया। इसे हम लोग कहते हैं एस्केप नोटेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है थोड़ी सी ड्रॉबैक थी जावास्क्रिप्ट के अंदर, और इसी ड्रॉबैक को उन्होंने कवर किया टेम्पलेट लिटरल, यानी कह सकते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन वाले न्यू फीचर के अंदर, जिसमें जस्ट आपको क्या करना है, इसमें आपको जो वे में आपको डेटा अपना रिप्रेजेंट करना है उसको आपको डायरेक्टली आपके बैकटिक के अंदर रेफरेंस देना है, और आपको जैसा डेटा है उसमें डायरेक्टली करना है यूजिंग प्लेस होल्डर्स। जैसे यहाँ पे हम लोग ने प्लस एडजॉइन किया हमारे वेरिएबल्स को, उसके बाद में यहाँ पर हम लोग ने पहले अपना सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से क्लोज किया, फिर एडजॉइन किया, फिर वापस ओपन किया, फिर क्लोज किया। मतलब यहाँ पे कितना ज़्यादा अनडिस्टिंग्विश चल रहा है,
और यहाँ पे एस्केप नोटेशन यूज़ किया ब्रेक करवाने के लिए, एस्केप नोटेशन यूज़ किया एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डालने के लिए। तो ये वाले सारे जो भी ड्रॉबैक्स थे वो बैकटिक में ख़त्म हो गए और ये एक मॉडर्न जावास्क्रिप्ट लिखने का मेथड है। तो रेकमेंडेड यही है कि आपको बैकटिक यूज़ करना है, क्योंकि इसमें डायरेक्टली जो वे में आप मैसेज रिप्रेजेंट कराना चाहते हैं वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल है, अब मैं यहाँ पर रिप्लेस में यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर यूज़ करूँगा और प्लेस होल्डर इसके अंदर कुछ यूनिक तरीके से जैसा हम लोग PHP में यूज़ करते हैं वो वे में यहाँ पे डॉलर के बाद में कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद में आप वेरिएबल का नाम, जैसे मेरा यहाँ पर वेरिएबल का नाम है यूज़र, उसके बाद में हियर जो मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, उसके बाद में मैं चाहता हूँ न्यू लाइन पे जाए तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्पेस दे दूंगा, मतलब वो न्यू लाइन उसे कंसिडर कर लेगा। वेलकम, अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि सिंगल इन्वर्टेड कॉमा डायरेक्ट नोटिफिकेशन, यहाँ पर डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन है। यहाँ पे कोई भी तरह का मैंने बैकस्लैश कोई भी तरह का दूसरी एक्सटर्नल फैक्टर्स को यहाँ पर काउंट नहीं किया, डायरेक्टली जो भी बैकटिक के अंदर जो भी जैसा डालेंगे वैसा का वैसा आपका रिप्रेजेंट होगा। तो वेलकम यू टू CS फैक्ट्री चैनल, ठीक है। अब इसका और इसका एक बार कंपैरिजन देखेंगे तो आपको लगेगा कि एकदम सेम टू सेम वही फॉर्मेट में कैप्चर्ड हुआ है, देखिए सेम टू सेम। पर यहाँ पर हमने कितने सारे एडजॉइनिंग्स यूज़ किए, पर यहाँ पे विदाउट एनी एडजॉइनिंग हमने जस्ट एक फीचर को यूज़ किया जो न्यूली लॉन्च है, वो है स्ट्रिंग इंटरपोलेशन यानी टेम्पलेट लिटरल, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं बैकटिक से। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो स्ट्रिंग्स के अंदर जो नई तरीके से नई जावास्क्रिप्ट में फॉलोड हुई है, लॉन्च हुई है, जिसको आपको यूज़ करना है और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट वे में ही इसे यूज़ करना है और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट को ही आपको आपके करियर में अप्लाई करना है। तो ये थे, इसी के कारण से हम लोग ने स्ट्रिंग पे डेडिकेटेड वीडियो बनाया। तो आई रिपीट, ये सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स बहुत ही क्रूशियल है फ्रंट एंड बैक एंड एस्पेक्टिव दोनों पर्सपेक्टिव से, जो आपको यूज़ करना है डेटाबेस में स्टोरेज करने के लिए भी और उसके अंदर फॉर्म्स के कुछ डेटा को वैलिडेट करने के लिए भी। उसके बाद में स्ट्रिंग इंटरपोलेशन जो एक न्यू फीचर है जो आपको यूज़ करना है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में कोडिंग करते वक्त, ठीक है। तो थैंक यू, आई होप आपको पूरा समझा रहेगा। ये सारे जो भी कोडिंग्स है आपको डायरेक्टली गिटहब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप श्योरली उसे चेकआउट करिए और उससे एक्सेस करिए और उस पर काम करिए। आई रिक्वेस्ट कि आप अपने इसको प्रैक्टिकल को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करिए, तभी आपको और ज़्यादा समझेगा। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट वीडियो आने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, एरेस पे और साथ ही साथ फंक्शंस पे, तो और भी ज़्यादा धीरे धीरे यहाँ से गेम लेवल अप में जाएगा। तो इसीलिए अपने बेस को अभी से क्लियर करिए प्रैक्टिकल वे में। और अगर आपको इसमें कुछ भी वैल्यू मिला हो तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी स्किल बिल्डिंग में जावास्क्रिप्ट सीखने में और भी ज़्यादा आसानी हो। और हम जो दूसरे सीरीज़ ला रहे हैं जैसे कि MySQL पे और जो हमारा डिस्क्रीट मैथ्स का सीरीज़ चल रहा है वो उसके ऊपर, उन सारे चीज़ों से उनका भी स्किल बिल्डिंग हो और हमें भी कुछ एक सपोर्ट मिले आपकी तरफ से। इसलिए प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिनकी लाइफ में हम वैल्यू ऐड कर पाए। थैंक यू।